स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आज लॉन्च होगा लोगो और वेबसाइट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे लॉन्च। सम्मेलन के जरिए भारत देगा ग्लोबल साउथ की आवाज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा। G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर्स मीटिंग में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य में नया पोर्टल शुरू। 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने की भी योजना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। अमेरिकी वर्चुअल दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की दी सलाह। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की भी घोषणा। और इंडिया ओपन बैडमिंटन की आज से दिल्ली में शुरुआत। भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें। मुश्किल ड्रॉ में आगे बढ़ना होगा सबसे बड़ी चुनौती। सभी खबरें विस्तार के साथ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल भारत करने वाला है और इसी कड़ी में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत होगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। ये मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है और इसके साथ ही वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में भी काम करता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री माणसा नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। गांधीनगर के SD आर्ट्स और BR कॉमर्स कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर बाद वो पेथापुर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद के साणंद में फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। आनंद जिले में चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा खेड़ा में संतराम मंदिर में दर्शन और पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका में G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर्स मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को कैसे लचीला बना जाए, कैसे अच्छी गुणवत्ता के खनिज सबको मिल सके, इस पर चर्चा हुई। इस दौरान कई देशों ने अपने अनुभव साझा किए और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के अपने कदमों की जानकारी दी। US ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कुछ देशों के मंत्रियों को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को कैसे रेजिलिएंट बनाए, कैसे प्रॉपर हाई क्वालिटी का मिनरल सबको मिलता रहे, उस पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कई देशों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। क्या स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं रेजिलियंस के लिए, सप्लाई चेन को स्टेबल बनाने के लिए, और विशेषकर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे रिसाइकल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जा सके, क्वालिटी पे कैसे फोकस हो। बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट कई देशों में हो रहे हैं, तो एक साथ शेयर करके सब नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो, प्लस इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो फंडिंग है वो फंडिंग कैसे आएगी, इन सब विषयों पे डिस्कशन हुआ। बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी।
इसके साथ ही केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस वर्ष से कई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रही है। सीजी सेमी, कैंस टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के संयंत्र 2026 में उत्पादन शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजाइन क्षेत्र में 23 स्टार्टअप सक्रिय हैं और 313 विश्वविद्यालयों में प्रतिभा विकास कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उपकरण निर्माता भी भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे 2028 तक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होगा और 2032 तक भारत 3 नैनोमीटर चिप निर्माण करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में संप्रभु बनना हमारा लक्ष्य है। इंडिया एआई मिशन के तहत मॉडल, चिपसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। एआई को उन्होंने 5वीं औद्योगिक क्रांति बताया, जो समाज और उद्योग को नया आकार देगी। तो विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने की कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिटिकल मिनरल्स और उनकी सुरक्षित आपूर्ति। और इस पूरे विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री और एग्रो के सीईओ डॉक्टर चरण सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो कैसे भारत की जो आर्थिक विकास यात्रा है और साथ ही साथ जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण योगदान क्रिटिकल मिनरल्स देते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश को G7 के आगे जो हमारे मंत्री को बुलाया गया है अमेरिका में, वो बहुत अच्छी अहम बात है हमारे लिए। अब ये हमारा देश जो प्रगति कर रहा है उसमें कंप्यूटराइजेशन इसका बहुत बड़ा रोल है और उस कंप्यूटराइजेशन में रेयर अर्थ मिनरल्स और जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल पेमेंट्स और ये क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ जाती है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स के इस टाइम पे मोनोपोली काफी हद तक चाइना में थी। अब ये मोनोपोली के कारण पूरा सप्लाई चेन दुनिया का असर हो रहा था। आपको पता होगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था और उस टाइम पे क्रिटिकल मिनरल्स की थोड़ी कमी भी आ रही थी, तो कार में भी जो टूल किट्स जाते हैं उनमें भी इनका रोल रहता है। और इंडिया में भी कार की डिलीवरी डिले हो रही थी क्योंकि वो टूल किट्स जिसमें रेयर अर्थ जा रहे हैं, रेयर क्रिटिकल मिनरल्स जा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। और क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह डिसरप्ट हुई पड़ी थी चाइना के कारण, सब पे डिले हो रहा था। तो अगर देश ने प्रगति करनी है, विकसित होना है, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स पे भी हमें आत्मनिर्भरता की जरूरत रहेगी। अब हमारे अच्छे भाग है कि हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है हमारे देश में। उनको माइनिंग करना और उनको लाना, उसमें हमारी थोड़ी कमी रही है। तो उसके लिए भी सरकार अभी काम कर रही है, पैसे एलोकेट किए गए हैं। पर सबसे बड़ी बात जो है, दुनिया की जो सप्लाई चेन है उन्होंने रियलाइज किया है, खास करके G7 कंट्रीज। और इस बार अमेरिका ने, जो आपने अपनी रिपोर्ट बताई, उसमें अमेरिका ने रियलाइज किया कि ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को स्मूथ करना बहुत जरूरी है। अब ये क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स कंप्यूटराइजेशन और आजकल ऑटोमोबाइल्स और काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट सब में इनकी यूज पड़ती है, तो इसलिए अमेरिका ने लीड ली है कि अगर ये चाइना की जो मोनोपोली जिससे पिछली बार डिसरप्शन हुआ है उसको हमने एड्रेस करना है। इंडिया का भी रोल उसमें इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि कहां पर हम लोग कह रहे हैं ट्रेड डील में थोड़ी रुकावटें आ रही हैं, पर जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है या क्रिटिकल इश्यूज की बात आती है, उस टाइम पे इंडिया एकदम सामने आता है और सब दुनिया को पता है कि इनको साथ लेके चलना है। तो हम लोग बिल्कुल उस तरीके देखा जाए तो भागीदारी है दुनिया की प्रगति में। इस बार जो मीटिंग अमेरिका में बुलाई गई, उस मीटिंग में भी इंडिया ने भागीदारी ली, पर उसके साथ साथ और भी विकसित देश थे, G7 कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया था, उन सबको बुलाया गया कि किस तरीके सप्लाई चेन को स्मूथ किया जाए।
किस तरीके क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और कहाँ-कहाँ पर उपलब्ध हैं और किस जी। तरीके उसकी फाइनेंसिंग करनी है, उन सब पे विचार किया जाए। हमारे लिए, हमारे विकसित भारत के लिए, क्योंकि इतनी प्रगतिशील हमारी अपनी अर्थव्यवस्था है, हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स, कंप्यूटराइज़ेशन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जिसमें यूज़ होता है, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो बहुत क्रिटिकल है ही है। सो इसके साथ साथ जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें किस तरह से बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स? बिल्कुल, कंप्यूटराइज़ेशन में इनका अहम रोल तो है ही है, इसमें दो राय नहीं है। आपने जिस तरीके रिपोर्ट में कहा कि हम लोग अभी अपने देश में एआई का बहुत बड़ा रोल, एआई जी। में काफ़ी ज़्यादा योगदान, गूगल भी पीछे आया, उसने भी आके यहाँ पर योगदान दिया। तो जिस तरीके हम अपनी लीड मेंटेन कर रहे हैं कंप्यूटराइज़ेशन और इस सिलिकॉन वैली के साथ जितना भी हमारा इंटरैक्शन हो रहा है, उसमें हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स, हमारी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। जैसे-जैसे एआई को हम लोग आगे बढ़ाएँगे, उस तरीके जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट हमारा बढ़ेगा, जितना इंटरनेट और कंप्यूटराइज़ेशन बढ़ेगा, उसमें हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत बढ़ती ही जाएगी। जी। क्योंकि इसमें जो एआई में अभी इस टाइम पे इंडिया रोल प्ले कर रहा है, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। आपने भी देखा, मिनिस्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग एआई को आगे लेके जा रहे हैं और एआई में दुनिया भर से जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। जी। अगर एआई ने ओवरटेक किया और जिस तरीके फिफ्थ रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसको सबसे अहम माना जा रहा है, इस रेवोल्यूशन को, ये एकदम पूरा सिस्टम्स, इकोनॉमी सबको चेंज करेगी। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, लीपफ्रॉग कराएगी हम लोगों को, क्योंकि हमारा इस टाइम पे थ्रेशोल्ड बंद काफ़ी वर्षों से हमारा थ्रेशोल्ड कंप्यूटराइज़ेशन में ऑलरेडी है और ऑलरेडी हम लोग लीड रोल प्ले कर रहे हैं। एआई में तो हम अभी फिर इस तरीके पोज़ीशन्ड हैं कि हम काफ़ी अच्छा लीड रोल प्ले करेंगे। हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत अहम हो जाएँगे, हमारी खोज के लिए और हमारे प्रसार के लिए। जैसे ही हम एआई को आगे बढ़ाएँगे, हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसीलिए जी। हमारे देश में भी हम क्रिटिकल मिनरल्स पे खोज, माइनिंग, इस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर चरण सिंह जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हमारे साथ विशेष चर्चा में भाग ले रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स का जो क्षेत्र है वो भारत के लिए कितना अहम हो जाता है और मिनिस्टर्स लेवल की जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बैठक हुई है, वो भी कितनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद न्यूज 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने ईडी के अभियान पर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं कोलकाता उच्च न्यायालय में ईडी द्वारा दायर रिट याचिका में प्रतीक जैन के घर पर तलाशी के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अदालत में दाखिल आवेदन के अनुसार वर्ष 2021-22 में गोवा में आईपैक के खाते में हवाला के जरिए कोयला घोटाले के 20 करोड़ रुपए भेजे गए थे। गोवा में आईपैक के कामकाज की देखरेख संस्था के सह संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन कर रहे थे और इसी कारण सॉल्ट लेक स्थित इंडियन पैक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और प्रतीक जैन के परिसर में तलाशी ली गई थी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ईडी की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि आईपैक कंपनी में ईडी की रेड के समय ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया वो बहुत शर्मनाक है। कि ममता बनर्जी ने जो किया है ईडी का रेड के समय ये बहुत शर्मनाक है। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए सीएम को फाइल छीनना पड़ा ईडी के और उनके जो जांच उसमें बाधा डालना पड़ा और ये तो अपराध है। साथ साथ उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गए थे ये सारे लोग दोषी हैं। ममता बनर्जी कोर्ट में जाके बोलती हैं कि हम चीफ मिनिस्टर के नाते नहीं गए हैं, हम टीएमसी लीडर के नाते गए हैं, तो फिर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके साथ क्यों गए हैं? इनको तो सीधा बुलाना चाहिए, इन पर चार्जशीट होनी चाहिए। इधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सुनवाई केंद्रों में वृद्धि के साथ साथ 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने की भी योजना बनाई है। वहीं राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल के शुरू होने से अब दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को अपनी सुनवाई के लिए काम छोड़कर घर वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 70 लाख नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। कुल 94 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं में से 38 लाख के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन 38 लाख में से अब तक 2 लाख मतदाताओं को नोटिस मिल चुके हैं। अनमैप्ड मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने का काम लगभग अंतिम चरण में है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस मिले हैं। ये सूचना मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि 11 तारीख को पश्चिम बंगाल स्थित एम्स कल्याणी में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस आए हैं। लिहाजा पश्चिम बंगाल को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तुरंत एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है और कहा है कि केंद्र सरकार उनके साथ है। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। निपाह वायरस आखिर होता क्या है और ये कैसे फैलता है, ये भी आपको बता देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण हो सकता है। दरअसल फल खाने वाले चमगादड़ों से ये फैलने की आशंका इसमें बढ़ जाती है। निपाह वायरस की वायरस से प्राकृतिक वाहक के चमगादड़ माने जाते हैं जिनकी वजह से निपाह वायरस तेजी से फैलता है। चमगादड़ द्वारा खाए हुए या फिर गिराए हुए फल या फिर उनसे दूषित रस से भी ये संक्रमण हो सकता है। संक्रमित जानवरों से ये इंसान में पहुंचता है।
तो निपाह वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, ये जान लीजिए। और इससे संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति आपको आसपास नजर आता है तो ज़रूर सतर्क हो जाइए, उपचार लीजिए। इंसान से इंसान में फैलने का भी खतरा इसमें होता है। इसके साथ साथ संक्रमित व्यक्ति के शरीर के लार, नाक का स्राव, खांसी की बूंदों से भी ये संक्रमण फैलता है। अस्पतालों या घर में देखभाल के दौरान इसके फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो फल खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं उनसे ये खतरा बढ़ता है। अब निपाह वायरस के लक्षण क्या कुछ होते हैं ये जान लीजिए। तेज बुखार अगर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी या चक्कर जैसे लक्षण हो रहे हैं तो आप ज़रूर अस्पताल का रुख करिए, विशेषज्ञों से परामर्श लीजिए। अगर सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है, बेहोशी हो रही है या फिर दौरे या गंभीर मामले इस तरह के हो रहे हैं तो ख्याल रखिए कि इस तरह के लक्षण निपाह वायरस के लक्षण हो सकते हैं और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सतर्क रहें, ध्यान रखिए खुद का भी और अपनों का भी। आइए रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी कर लिया गया है। प्रगति की ये पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल के कारण हिमाचल प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती नदी पर विकसित 800 मेगावाट की पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना न केवल उत्तरी भारत को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रही है बल्कि इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन भी हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित पार्वती नदी पर विकसित 800 मेगावाट की पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना, जिसे 13,045 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, आज पार्वती 2 न केवल उत्तरी भारत को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रही है बल्कि इस परियोजना के साथ अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन भी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हर पल कसौटी और कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। 2002 में स्वीकृत यह परियोजना भूमि अधिग्रहण और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के कारण लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन एक तारीख ने इस प्रोजेक्ट की कहानी ही बदल कर रख दी। 17 फरवरी 2016 को पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आया और फिर इस परियोजना की स्थिति में निर्णायक बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को लंबित भूमि म्यूटेशन शीघ्र पूर्ण करने और NHPC को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और फिर 22 फरवरी 2018 में सभी समस्याओं को लेकर समाधान किया गया। परियोजना को लेकर सबसे प्रमुख समस्याओं में बड़ी परेशानी भूमि अधिग्रहण के बाद लंबित म्यूटेशन की थी, जिसके कारण कानूनी रूप से भूमि का उपयोग संभव नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र की नाजुक भूवैज्ञानिक परिस्थितियां जैसे जल प्रवेश, सुरंग ढहना, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ ने भी निर्माण कार्य को अत्यंत कठिन बना दिया था। लेकिन प्रगति पोर्टल पर इसके आने के बाद सब आसान हो गया। जुलाई 2016 में पहली प्रगति मीटिंग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयरमैनशिप में जो इस परियोजना को विचार और मॉनिटर करने के लिए हुई, उसके तुरंत बाद जो लैंड इश्यूज और म्यूटेशन से रिलेटेड जो इश्यूज काफ़ी लंबे समय से लंबित, उन पे प्रदेश सरकार को भी और मंत्रालय को भी उचित निर्देश जारी हुए और जो काफ़ी लंबे समय से अटके हुए इश्यूज थे वो 2018 में ही, फरवरी 18 में सारे लैंड और म्यूटेशन के इश्यूज क्लियर होने के बाद इस पे प्रगति निर्माण कार्य में तेजी आई।
2 दशकों से अधिक समय के बाद वित्तीय वर्ष 2025 में पार्वती 2 परियोजना की सभी 4 इकाइयां वाणिज्यिक रूप से संचालित हो सकी। आज इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिससे उत्तरी ग्रिड के कई राज्यों को स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा मिलती है। 600 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। आज पार्वती 2 केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि भारत की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने की क्षमता, सशक्त शासन और प्रगति जैसे डिजिटल निगरानी तंत्र की सफलता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज देश में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और माघ महीने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व भारत की समृद्ध कृषि परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अन्नदाता किसानों का आभार प्रकट करते हैं। मेरी मंगल कामनाएं हैं कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।